हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विथ पीके चंद्रा। फ्रेंड्स, आज हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। आज जो भारत और चीन के बीच जो संबंध है, हम लोग देख रहे हैं बहुत अच्छा संबंध नहीं है, और फिर याद दिलाता हम लोग को 1962 का भारत और चीन का युद्ध। हालांकि एक चीज़ आपको और हम क्लियर करना चाहेंगे कि 1962 का बदला हम लोग 1967 में ले चुके हैं चाइना से। खैर, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आज 62 के बारे में ये देख लेते हैं कि ये क्यों हुआ था ये युद्ध, जिसमें कहा जाता है कि आज़ाद भारत में अभी तक पहली और एकमात्र हमारी हार है। तो देखेंगे पहले क्या भारत और चीन के बीच कैसे संबंध थे, क्या शुरू से ही चीन ऐसा चालबाज है या बाद में हुआ। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, भौगोलिक दृष्टिकोण से समझना पड़ेगा, इसका पृष्ठभूमि समझना होगा, इसका नेचर समझना होगा, तब हम इसके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि तिब्बत, यहाँ आपको समझना पड़ेगा तिब्बत जो अब चीन का हिस्सा है, लेकिन 1947 में जब हम आज़ाद हुए और 1949 में जब चीन गृह युद्ध से उभरा और लगभग 2 भागों में विभाजित होकर एक ताइवान में नेशनलिस्ट पार्टी वहाँ जाकर एक देश बनाए, और अभी का जो चीन है, अभी हम लोग देख सकते हैं जो माओ का शासन है, वहाँ माओ का शासन स्थापित हुआ। तो उस समय माओ का जब शासन स्थापित हुआ तो उन लोग की सोच और विचारधारा यही थी, साम्राज्यवादी विचारधारा थी, विस्तारवादी विचारधारा थी, और इसी विचारधारा के तहत 1950 में, याद रखिएगा 1950 में तिब्बत पर चीन ने सैन्य बल का प्रयोग करते हुए तिब्बत को हथिया लिया। अब जब तिब्बत चीन का हिस्सा बन गया तो चीन का सीमा भारत से सटने लगा, क्योंकि इससे पूर्व हम लोग देखते हैं कि चीन का जो सबसे दक्षिणी भाग था किंगहाई था, लेकिन किंगहाई तिब्बत से सटा हुआ है। जब तिब्बत को ही जीत लिया तो अब पूरा तिब्बत और भारत के बीच सीमा बनने लगा। हम लोग को पता है कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत और तिब्बत के बीच में एक मैकमोहन रेखा खींचा गया था, लेकिन अब वो मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच है। तो जब सीमा रेखा निर्धारित किया गया था तो हम लोग देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ अस्पष्ट नहीं है, सीमा अभी भी बाढ़ घिरा हुआ नहीं है, ऐसी भौगोलिक दशाएं हैं जिसके कारण पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं हो सका है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि भारत का इतिहास क्या रहा है, हम ही लोग नहीं बल्कि पूरा विश्व जानता है कि भारत का इतिहास क्या रहा है। एक शांति प्रिय देश, कभी भी विस्तारवादी सोच नहीं रहा, कभी भी साम्राज्यवादी सोच नहीं रहा, हम अपने ही भू क्षेत्र में खुश हैं। लेकिन चीन की नीति कल भी और आज भी यही नीति है। हम देखते हैं कि उसके जो 18 देशों के साथ उसका सीमा विवाद चल रहा है, किसी न किसी प्रकार से विवाद चल रहा है, किसी टापू को लेकर के तो कहीं सीमा विवाद चल रहा है, उसका सोच यही रहा है। आज हम लोग देख सकते हैं चीन की उकसावे की नीति देख सकते हैं, चीन का भारत के विरुद्ध जो उसके पड़ोसी देश हैं जिसके कि भारत का काफ़ी अच्छा संबंध रहा है, जैसे भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इन सारे देशों के साथ कहीं ना कहीं इसके संबंध खराब करने पर लगा हुआ है। हम देख सकते हैं कि नेपाल खासकर अभी के समय में चीन की ही बातों पर चल रहा है, कहीं ना कहीं भूटान को अपने तरफ मिलाने का कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश को आर्थिक रूप से कुछ लाभ पहुंचाकर उसको मिलाने की कोशिश कर रहा है, श्रीलंका का एक द्वीप 99 साल का लीज पे ले चुका है वो। तो कहीं ना कहीं वो मालदीव, आपको पता ही होगा कि मालदीव में भी अपना वर्चस्व कायम कर रहा है वो। तो कहीं ना कहीं चारों दिशाओं से हमको घेरने के फिराक में लगा रहता है। पाकिस्तान का पहले ही सपोर्ट कर रहा है वो, और पाकिस्तान उसके ही उकसावा पे बहुत ज़्यादा इस तरह क्रियाकलाप करते रहता है। तो हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं चीन जो है 1950 में जब तिब्बत पर अधिकार कर लिया तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो गया, क्योंकि अब भारत और चीन एक दूसरे से सीमा शेयर करने लगे। लेकिन फिर भी अभी तक संबंध ठीक ही थे, अच्छे चल रहे थे। और याद होगा आपको 1954 में एक पंचशील समझौता हुआ था। पंचशील समझौता हुआ था।
ये समझौता भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू जी और जो चाइना का प्रमुख था चान एन लाओ, चान एन लाओ, अगर इसका नाम स्पष्ट रूप से याद ना हो पाए तो चौमिंग इधर लाओ आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद हो जाएगा। तो पंडित नेहरू और चान एन लाओ के बीच पंचशील समझौता हुआ था। नाम से ही पता चल रहा है कि पंचशील में 5 बातों पर ध्यान दिया गया होगा, 5 बातों पर को प्रमुखता दिया गया होगा। तो इसमें सबसे जो प्रमुख बात था, एक दूसरे की संप्रभुता का आदर करना, पीस बनाए रखना, बॉर्डर पे जो झड़प होता है, जो बॉर्डर पे है शांति बनाए रखना, एक दूसरे से कल्चरल आदान प्रदान करना। कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पीस की ही बात हुई थी। लेकिन भारत की तरफ से एक गलती हुआ यहाँ। गलती क्या हुआ कि जो 1950 में जब वो अटैक किया था चीन तिब्बत पर, तो उस समय भारत कोई विरोध नहीं किया। खैर उस समय समझा जा सकता है कि भारत को तुरंत फ्रीडम मिला था, इसके चलते उसके पास संसाधन की कुछ कमियां थी। लेकिन भारत इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तो रख सकता था, वहाँ चाइना की नीति को उजागर कर सकता था, लेकिन वो भी नहीं किया। चलिए आप ये भी नहीं किए, लेकिन कम से कम पंचशील समझौता में जो ये दर्जा दे दिया गया कि हाँ हम ये स्वीकार करते हैं कि तिब्बत चीन का ही हिस्सा है, ये गलती हुआ हम लोगों से। और साथ ही साथ नेहरू जी द्वारा जब पार्लियामेंट में कहा गया कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से तिब्बत चीन का ही हिस्सा रहा है, इसलिए हम उसे स्वीकृति देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो स्वीकृति थी आगे चल करके हमारे लिए ही प्रॉब्लम खड़ा करने वाली थी। तो पंचशील समझौता में जो तय हुआ, उसके बाद यही माना गया कि भारत और चीन के बीच पीस बना रहेगा, और यहाँ तक कि भारत हिंदी चीनी भाई भाई कहा जाने लगा। और कभी ये सोचा ही नहीं गया कि चीन कभी भी इस प्रकार का छल भारत के साथ कर सकता है। क्योंकि आपको एक चीज़ और आगे बताएंगे 1960 में, क्योंकि वीटो पावर जो अभी चाइना के पास है सबसे पहले भारत को दिया जा रहा था, लेकिन नेहरू जी इसको लेने से इनकार कर दिए थे और कह दिए थे कि चाइना को दे दीजिए, क्योंकि एशिया में एक देश किसी को दिया जाना था, इसलिए चाइना को मिला। लेकिन पहले ये भारत को ही दिया जा रहा था। लेकिन भारत कहा कि चूंकि हम तो गुटनिरपेक्ष देश में शामिल हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। खैर उस पर भी चर्चा करेंगे। तो 1954 में 1954 में पंचशील समझौता हुआ, जो 5 बातों पर जोर दिया गया, और ये समझौता चान एन लाओ और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच हुआ था। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, चाइना अपना अब नीति दिखाना शुरू कर दिया। भारत को बिना बताए हुए जो चीन अक्साई क्षेत्र है वहाँ पर 1956 में सड़क निर्माण का कार्य करने लगा, और भारत को लगभग 1 से 1.5 साल के बाद पता चला कि सड़क निर्माण यहाँ हो रहा है। जब भारत को पता चला तो भारत इसको चाइना के सामने रखा कि आपको कम से कम इसकी जानकारी भारत को देना चाहिए था। तो उसका कहना था कि चीन अक्साई क्षेत्र हमारा है तो आपको जानकारी क्यों दे, जबकि भारत के सैनिक भी कुछ क्षेत्रों पर पेट्रोलिंग किया करते थे, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पता नहीं चल पाया कि कब सड़क निर्माण कर लिया। और उस समय आज के जैसा टेक्नोलॉजी तो था नहीं कि हम देख सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये चाइना यहाँ से चाल खेलना शुरू कर दिया। 1956 से सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया। और आपको एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि यही सड़क निर्माण, यही निर्माण कार्य जो थे, वही चाइना का जीत का सबसे प्रमुख कारण रहा था, क्योंकि इसी सड़क से उसको रसद लाना था और सारी सामग्री, सेना के लिए जो सारी सामग्री लाना था, इसी सड़क मार्ग से आना था। तो यही निर्माण कार्य जो है उसको कहीं ना कहीं उसके लिए उत्तरदायी कारक बने, और चाइना इसमें जीत सका। और भारत अभी तक वहाँ सड़क निर्माण कर नहीं पाया था। तो खैर इसको हम लोग देखेंगे। 1956 में चाइना वहाँ ये किया। उसके बाद जो और सबसे बड़ा जो रिलेशन और ख़राब हुआ, उसका एक कारण और रहा था कि 1959 1959 में आपको ये याद रखना चाहिए
कि दलाई लामा जो है अभी भी वहाँ तिब्बत में आवाज़ उठा रहे थे, लोगों के बीच इस बात को रख रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इस बात को रख रहे थे कि तिब्बत का विलय चीन गलत तरीक़ा से किया है, सैन्य बल के आधार पर किया है। तो चीन को लगा कि आगे चल करके दलाई लामा हमारे लिए एक मुसीबत बन सकते हैं, इसलिए दलाई लामा को कहीं ना कहीं वो उनका अस्तित्व ही ख़त्म करना चाहता था। लेकिन दलाई लामा को इससे पहले ही पता चल गया और उनको अपना देश छोड़ना पड़ा, यानी तिब्बत उनको छोड़ देना पड़ा। उनको तिब्बत छोड़ने के बाद वो बहुत सारे देश से मदद मांगे, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया था, शरणार्थी के रूप में भी, लेकिन कोई जल्दी सामने नहीं आया। तब नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे कि आइए आप हमारे यहाँ रह सकते हैं। आपको पता ही होगा कि भारत का जो सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है वो कहाँ है? धर्मशाला। और धर्मशाला कहाँ है? हिमाचल में। तो वहीं पर आकर के, हिमाचल में ही आकर के और दलाई लामा रहने लगे। तो दलाई लामा जब भारत में आकर के रहने लगे, हिमाचल में रहने लगे, तो चीन ने कहा कि आप पंचशील समझौता का उल्लंघन किए हैं, क्योंकि पंचशील समझौता में यह भी तय हुआ था कि जो एक दूसरे के विरोधी राष्ट्र के कोई व्यक्ति होंगे उसको शरणार्थी के रूप में या किसी प्रकार से सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो आप इसका उल्लंघन किए, पंचशील समझौता का उल्लंघन हुआ आपसे, और अभी भी वक्त है, आप उनको अपने जगह भेज दीजिए, जहाँ जाएं उनको यहाँ से, भारत से निकाल दीजिए, क्योंकि वहाँ रहते हुए भी हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते रहेंगे। लेकिन नेहरू जी का यह मानना था कि ये बौद्ध धर्म के इतने बड़े धार्मिक नेता हैं और बौद्ध धर्म का उदय भी भारत में हुआ है, तो बौद्ध धर्म के धार्मिक नेता को, ठीक है, अभी जो की ज़रूरत है तो उनको अभी सपोर्ट मिलना चाहिए। इसलिए चाइना के बातों को ज़्यादा अहमियत न देते हुए उनको भारत में रहने दिया गया। 1960 में हम लोग देखते हैं कि अब जो है सीमा पर हिंसक झड़प धीरे धीरे शुरू हो गया। वैसे तो 1959 से ही शुरू हो गया था और ये झड़प शुरू हो गया। ऐसे में चीन का जो एक प्रमुख व्यक्ति थे, जिनको प्रधानमंत्री के जैसा दर्जा प्राप्त था, जिनका नाम था जू एन लाई, उनका नाम था जू एन लाई। जू एन लाई भारत आए 1960 में, और आते ही एक प्रस्ताव रखे भारत के सामने कि देखिए, चीन अक्साई का क्षेत्र हमारा रहेगा और नेफा, जो आज हम अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, वो क्षेत्र आपका रहेगा, और जहाँ भी सेना है, सेना को 20-20 किलोमीटर पीछे वापस ले जाइए, फिर शांति स्थापित हो जाएगी। यानी जो आए दिन झड़प होते रहता सीमा पर, ये बंद हो सकता है। लेकिन नेहरू जी भली भांति जानते थे, शुरू में चीन की चाल को नहीं समझ पाए थे, लेकिन बाद में समझ गए थे। चूँकि नेहरू जी एक समाजवादी व्यक्ति थे, समाजवादी विचारधारा के थे, इसलिए चीन पर विश्वास रखते थे, लेकिन अब वो उनकी चाल को समझ चुके थे। इसलिए नेहरू जी साफ मना कर दिए और कहे कि नहीं, सेना पीछे नहीं आएगा। ये बात है, ये आया था 1960 में। और नेहरू जी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो भारत का इंटेलिजेंस ब्यूरो था, उसके कहने अनुसार, उनके कहने अनुसार अब फॉरवर्ड पॉलिसी का पालन करना शुरू किए। फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब होता है कि अब सीमा पर, मैकमोहन सीमा रेखा के आसपास में जो है सैन्य चौकी स्थापित किया जाने लगा। 1960 में किया जाने लगा फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड पॉलिसी 1960 में लाए और सीमा पर सैन्य चौकी स्थापित होने लगा। चीन जब 1962 में जब अटैक किया था, तो उसके लिए सबसे जो उत्तरदायी कारक बताया था, बाद में जब युद्ध खत्म हो गया था, तो इसी पॉलिसी को बताया था कि भारत की जो फॉरवर्ड पॉलिसी रहा था, अर्थात जो सीमा पर जो सैन्य चौकी इत्यादि बनाए जा रहे थे, उसी के चलते भारत पर अटैक किया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं छिटपुट घटनाएं होता रहा। भारत साफ साफ कह दिया कि नहीं, हम इस पॉलिसी को, आपकी बातों को नहीं मानेंगे, क्योंकि आप आज कह रहे हैं 20 किलोमीटर पीछे जाइए और कल जो है आप फिर
चढ़ाई कर देंगे। इसलिए भारत जू एन लाई की बातों को नहीं माना। नेहरू जी साफ इनकार कर दिए। एक चीज़ और हम लोग को ध्यान देना होगा कि 1960 में ही भारत को बिट्टो पावर जो है मिल रहा था यूएन में। भारत को बिट्टो पावर ऑफर किया गया था और इसी समय अब भी, हालांकि यहाँ पे हम लोग को चेत जाना चाहिए था, लेकिन भारत सरकार ने यह कहा, यानी नेहरू जी ये कहे कि बिट्टो पावर की ज़रूरत हमें नहीं है क्योंकि हम गुटनिरपेक्ष कंट्री हैं, इसलिए चाइना को दे दिया जाए। और याद होगा जब 2011 में भारत को बिट्टो देने की बात आई थी तो कि इसी बिट्टो का प्रयोग करके चाइना भारत को आने नहीं दे रहा है। और जब भी पाकिस्तान किसी मुसीबत में होता है, पाकिस्तान के किसी आतंकवादी को आतंकवाद घोषित करना आतंकवाद जब घोषित यूएन के द्वारा किया जाना होता है, तो जब बिट्टो का प्रयोग यही करके और पाकिस्तान को बचा लेता है, उसके आतंकवादी को सुरक्षित कर लेता है। तो कहीं ना कहीं हमसे गलती हुआ, हम लोगों से गलती हुआ। 1960 में वीटो का अधिकार हमको लेना चाहिए था, लेकिन हम लिए भी नहीं और ऐसे देश को दे दिए जो कल भी और आज भी हमारे लिए मुसीबत ही बना हुआ है। तो अब देख लेते हैं, ये पृष्ठभूमि हुआ और भारत और चीन के बीच सीमा पर झड़प शुरू हो गया। ऐसे में 20 अक्टूबर 1962, याद रखना हम लोग को, 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत के अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों पर अटैक करना शुरू कर दिया, इधर से घुसना शुरू कर दिया। और ये युद्ध हम लोग को पता ही है कि 21 नवंबर 1962 तक चला है। 1962 तक चला है। एक बात आपको और जान लेना चाहिए, चाइना के लिए कुछ एडवांटेज भी थे। अगर उसमें चाइना को कुछ जीत मिला है, अगर वो हम पे कुछ हद तक हावी हो सका है, तो इसका सबसे बड़ा कारण कुछ उसका एडवांटेज भी था। पहला एडवांटेज तो ये था कि उससे 10 साल पहले वो कोरिया के साथ युद्ध कर चुका था, इसलिए उसको युद्ध का अनुभव था, काफ़ी लंबा अनुभव था। साथ ही साथ उसका जो नेतृत्व करता था काफ़ी उम्दा, नेतृत्वकर्ता काफ़ी अच्छे थे, जिसका फ़ायदा चाइना को मिला था। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा चाइना को मिला, जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कि जो उसका सड़क निर्माण तथा अन्य निर्माण कार्य थे जो सीमा पर बॉर्डर पे, जिससे कि रसद सैनिकों का साजो सामान लाने में सुविधा हुआ, वो उसका सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट हुआ। खैर 1962 में हमें हार मिली, लेकिन कुछ हमारे ऐसे योद्धा, वीर योद्धा, परम वीर विजेता व्यक्ति रहे हैं, जिनका नाम हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने शहादत दे कर के भी अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक लड़ते रहे और वास्तव में चीन को बता दिए कि अगर हमारे पास संसाधन की कमी नहीं होती उस समय, तो तुम्हें 10 बार हरा सकते थे। ऐसे ही व्यक्ति में नाम आता है, हम लोग देखते हैं, जो याद रखना हम लोगों को, सबसे पहले नाम आता है मेजर शैतान सिंह। कभी ना भूला जाने वाला नाम। जब भी 1962, जब तक ये पृथ्वी है, जब तक ये दुनिया है, कभी नहीं भूले जा सकते हैं मेजर शैतान सिंह। ये 13वीं रेजिमेंट के कुमाऊं रेजिमेंट के 13वीं शाखा के ये मेजर थे। ये कुमाऊं रेजिमेंट के थे। ये इनकी शौर्य की गाथा भारतीय तो गाते ही हैं।
दुश्मन भी गाते हैं। चाइना का एक सैनिक खुद मंदारिन भाषा में लिख कर गया था, लिख कर मरा था, भारतीय सैनिक बहादुर होते हैं। यही वो वीर पुरुष थे, इन्हीं लोग जैसे वीर पुरुष थे, जिसके कारण दुश्मन को भी मानना पड़ा कि भारतीय सैनिक बहादुर होते हैं। इनके पास मात्र 124 सैनिक थे। ये मेजर थे, ये लीड कर रहे थे। इनके पास मात्र 124 सैनिक मात्र थे, जबकि दुश्मनों इनके सामने जो थे, चीनी सैनिक जो थे, लगभग 1000 से भी अधिक थे। और ये चीनी सैनिक जो हैं रेजांगला, जो लद्दाख में रेजांगला का चुशुल घाटी पर अधिकार करना चाहते थे, क्योंकि भारत का वहाँ पे हवाई पैड था, उस पर वो कब्जा करना चाहते थे। लेकिन मेजर शैतान सिंह अपने दृढ़ संकल्प, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते अपने जीते जी ऐसा होने नहीं दिए। हम लोग देखते हैं मेजर शैतान सिंह, इनके पास केवल 124 ही सैनिक थे, जबकि चीनी सैनिक हजार से भी ऊपर थे। लेकिन मेजर शैतान सिंह अपने सैनिकों का हौसला बुलंद किए और कहे कि नहीं, पीछे नहीं हटना है। हालांकि इसके लिए वो सहायता भी अपने सीनियर्स से मांगे, लेकिन उस समय परिस्थिति ऐसी थी, क्योंकि चाइना एक तरफ से अटैक नहीं किया था। उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि सुविधा पहुंचाई नहीं जा सकती थी, लेकिन फिर भी ये पीछे नहीं हटे और अपने सैनिकों का घूम घूम करके मनोबल बढ़ाते रहे। तुम कर सकते हो, हम कर सकते हैं, हमें पीछे नहीं हटना है, दुश्मन को मार गिराओ, खत्म कर दो इन्हें, इनकी नज़र हमारी मातृभूमि पर है। फिर क्या था, यहीं से लिखा जाना था शौर्य गाथा शुरू हुआ। और जब ये सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे थे मेजर शैतान सिंह, तो इन्हें बहुत सारी गोलियां भी लग गई थी, लेकिन उसका परवाह इनको जरा भी नहीं रहा। मेजर शैतान सिंह की योजना बनाए, कहे कि ठीक है, ज़्यादा संख्या है, लेकिन इस ऊंची पहाड़ी पर कभी तो चढ़ते होंगे वो, कब चढ़ते हैं। तो यही लगा कि चोर तो चोरी रात में ही करता है, यानी रात में ही चढ़ता होगा इन लोग। नज़र रखा गया। सुबह का 3 बज रहा था, 3 बज के कुछ मिनट, और उस समय चीनी सैनिक चढ़ाई कर रहे थे। तो ये कहे कि उस समय मारेंगे जब ना तो वो नीचे का हो ना तो ऊपर का हो, बीच में जब लटके हों, झूला झूल रहे हों, तब मारेंगे। ना तुम नीचे जा सकते हो ना तुम ऊपर आ सकते हो, और मारे, बढ़िया मारे। उसके बाद चीनी समझ गए, क्योंकि चीनी भी एक चाल खेले थे। चीनी क्या किए थे चीनी सैनिक, कि वहाँ जो जम्मू एंड कश्मीर में, जो लद्दाख में जो याक जो जानवर पाया जाता है, उसमें उसके गले में लालटेन बांध करके रात में भेज देते थे, ताकि सैनिक पहले अपना गोली इन्हीं पर खर्चा कर ले और फिर हम उन पर आसानी से विजय हासिल कर सके, क्योंकि उस समय सीमित मात्रा में गोला बारूद हुआ करता था। चाल वो भी खेले थे, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि भारत का भूमि वही है जो कौटिल्य को भी जन्म दिया है। कूटनीति में कभी भी चाइना भारत से आगे नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि हम लोग ज़्यादा नैतिकता पर, मॉरलिटी पर बल देते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ तो अगर देखा जाए, बड़े बड़े विद्वान आर्यभट्ट, कौटिल्य जैसे अगर उदाहरण देने निकले तो पूरे विश्व में पता चले कि हमारे सामने कोई था ही नहीं हम लोगों के सामने। लेकिन फिर भी नैतिकता पर कल भी हमारा बल था और आज भी हम लोग का नैतिकता पर बल था। तो जहाँ एक छल वो खेला, हम लोग भी देखें कैसे कर सकते हैं। तो जब वो बीच में लटके हुए थे, न ऊपर का न नीचे का,
तब कहे मेजर शैतान सिंह कि अब मारो। और एक चीज़ और था, मेजर शैतान सिंह बीच में एक लाइन खींच दिए थे सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए। कहे, अपने सैनिकों से ये कहे कि अगर चाइना का एक भी सैनिक यहाँ आ जाए, इसको पार कर जाए, इस सीमा रेखा को पार कर जाए, तो मैं अपने आप को गोली मार लूँगा, या अगर मेरा हाथ कांप जाए तो तुम लोग गोली मार देना। सैनिकों का मनोबल चरम सीमा पर था। यही कारण है कि बहुत बुरी तरह से चीन को मारे। हालांकि तब तक इनको भी बहुत सारी गोलियां लग चुकी थी, लेकिन गोली लगने के बावजूद ये अपने एक पैर में रस्सी बांध करके और बंदूक के ट्रिगर में रस्सी बांध करके अपने पैर से खींचते थे और एक हाथ से भी चलाते थे। पैर से भी खींचते थे रस्सी, गोली चलाते थे, और इससे भी मशीन गन बांध लिए और खींच रहे हैं, इससे भी चला रहे हैं, हाथ से भी चला रहे हैं। इसको कहते हैं हौसला। कुछ समय के बाद जब मेजर शैतान सिंह अपने एक सैनिक से कहे कि मेरा बेल्ट थोड़ा खोल देना, तो वो सैनिक नहीं खोला इनका बेल्ट, क्योंकि उस सैनिक का बाद में जो पता चला, इसलिए क्योंकि इनका जो है अतड़ी बाहर आ जाता, इतना ज़्यादा गोली इनको लग चुका था, लेकिन फिर भी इनको कोई परवाह नहीं थी। ये है भारतीय सैनिक। हालांकि जब भारत और चीन का युद्ध के बीच युद्ध खत्म हुआ, तो जब भारतीय सैनिकों की लाश जब खोजी जाने लगी, तो इनका भी शव एक बर्फ़ में दबा हुआ, उसी प्रकार से पैर में रस्सी बांध करके जो ट्रिगर खींच रहे थे, उसी प्रकार से हाथ से अभी भी ये छूटा नहीं था। 3 महीना बाद इनका शव प्राप्त हुआ था, लेकिन अमर हो गए। मरते तो लोग रोज ही हैं, लेकिन ये कभी इनकी मृत्यु हो ही नहीं सकती है। ये पूरे भारतवासी के दिल में रहते हैं। दूसरे जो व्यक्ति का चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, इनका नाम है धान सिंह थापा। धान सिंह थापा हिम्मत की एक मिसाल, काफ़ी दृढ़ता से लड़े और सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। इनके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि जब इनका शस्त्र गिर गया था, उसमें गोली ख़त्म हो गया था, चाकू निकाल कर ही चीनी खेमे में दौड़ पड़े और उसी चाकू से अनेकों चीनी सैनिक की हत्या कर दी गई। हालांकि चीन इनको बंदी बना लिया था और भारत में ये कह दिया गया कि इनकी शहादत हो चुकी है। इनके घर वालों को ही बता दिया गया कि इनको शहादत प्राप्त हो गई है। लेकिन बाद में ये लौट आए। पूरे भारतवासियों ने जब समझौता हुआ चीन के साथ, जब चीन भारतीय सैनिक को सौंपने लगा, तो ये जब आए, पूरा भारतवासी ने पलक बिछा करके इनका स्वागत किया था। ये थे मेजर, ये थे लेफ्टिनेंट कर्नल धान सिंह थापा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, नाम आता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नाम आता है जसवंत सिंह रावत। ये गढ़वाल रेजिमेंट के थे। ये जसवंत सिंह रावत, इनके और 2 सहयोगी भी थे जिनको अभी हम लोग जानेंगे।
त्रिलोकी सिंह नेगी और एक और थे जिनका नाम है गोपाल जी, गोपाल गोसाई। याद रखिएगा, जसवंत सिंह रावत जो थे राइफलमैन थे। अद्भुत और यादगार। जब याद रखिएगा, जसवंत सिंह रावत मात्र 17 वर्ष की अवस्था में, उत्तराखंड के रहने वाले थे ये, मात्र 17 वर्ष की अवस्था में सेना में भर्ती होने के लिए चले गए थे। इनका तो बस जज्बा ही था, सेना में ही भर्ती होना है, देश की ही सेवा करना है और दुश्मनों को। हालांकि 1 साल के बाद इनको ये अपॉर्चुनिटी, मौका मिला। ये अरुणाचल प्रदेश की ओर बहुत बड़े भाग पर हम लोग को पता है कि चीन अधिकार कर लिया था। लगभग 32,000 वर्ग मील पर वो अधिकार जमाने में सफल हुआ था। लेकिन और हम लोग को पता है कि असम तक वो पहुंच चुका था, असम के तेजपुर तक पहुंच चुका था। लेकिन अरुणाचल के कुछ ऐसे भाग थे जहां अभी भी कब्जा नहीं हो पाया था। ऐसे में इनको जो दिया गया था ड्यूटी, वहाँ ये अडिग रहे। अरुणाचल पर कब्जा नहीं हो पाए, इसके लिए अडिग रहे। हालांकि बाद में इनके रेजिमेंट को वापस बुलाया गया और सभी लोग लौट गए, लेकिन 3 लोग नहीं लौटे, कहे कि नहीं जाएंगे, चीन भी याद करेगा। इन लोग डट गए और चीनी सेना के नज़दीक चले गए और तीनों जा करके 300 सैनिक को 3 दिन तक, 300 सैनिक को याद रखिएगा, 300 सैनिक को 3 दिन तक अकेले रोके रहे ये, और लाशों का ढेर बिछा दिए। हालांकि गोपाल गोसाई जी और त्रिलोकी सिंह नेगी जी मारे गए, शहीद हो गए, शहादत प्राप्त हो गया इनको। और जसवंत सिंह रावत, चूँकि ये इतना तीनों मिल करके दांत खट्टा कर चुके थे चीन का, कि चीन को इनसे निजी नफरत हो गया और चीन इनके सर को काट करके ले गया चीनी सेना। लेकिन तब तक ये बहुत सारे चीनी सैनिकों के लाश बिछा चुके थे। आज भी याद रखिए, इनको जसवंत सिंह रावत जी को शहीद नहीं कहा जाता है। ये माना जाता है कि ये अभी भी जिंदा हैं, अभी भी ये सीमा की रक्षा कर रहे हैं। वहाँ के सैनिकों का ये मानना है कि अगर हम लोग कभी ड्यूटी के दौरान अगर थोड़ा सा भी, हल्का सा भी लगे कि प्लक अगर झपकने जा रहा है, तो तुरंत लगता है कोई हमें जगा रहे हैं, उठा रहे हैं कि नहीं, अलर्ट हो जाओ। इस प्रकार से वहाँ कहना है कि ये हमेशा पहरा देते ही रहते हैं। तो ये हमारे वीर सपूत। चाइना अगर सिर्फ जीत पाया तो केवल संसाधन की वजह से। हालांकि चाइना, हम लोग को पता है कि हमारे चीन अक्साई क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, उसी समय से उसका अधिकार क्षेत्र हो गया। लेकिन यह भी याद रखना होगा, चीन ने ही युद्ध की समाप्ति की घोषणा भी चीन ने किया था। 20 नवंबर को रात्रि में किया था, जिसको 21 में काउंट किया जाता है, 21 नवंबर में काउंट किया जाता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। जो सबसे प्रमुख कारण था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट थे, JF कैनेडी, उनसे मदद मांगे कि अरुणाचल प्रदेश पर ये चीन कब्जा कर चुका है और बहुत जल्दी ही लद्दाख इत्यादि पर भी संभवतः हो सकता है कि कब्जा कर ले, इसलिए आप जल्द से जल्द हमें मदद कीजिए। उस समय जो अमेरिका के जो राजदूत थे भारत में, JK गॉलब्रेथ, अपनी आत्मकथा में लिखे भी हैं
यहाँ की जो उस समय की स्थिति थी उसको लिखे भी हैं। और नेहरू जी चूँकि एक अंतर्राष्ट्रीय छवि इनकी बहुत अच्छी थी, इसलिए अमेरिका कैनेडी जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे तैयार भी हो गया कि ठीक है, हम आपको कुछ हवाई फाइटर जेट इत्यादि देंगे और साथ ही साथ जलबेड़ा भी देंगे, क्योंकि ये चीन असम तक आ चुका था और लग रहा था कि जल्दी ही बंगाल पर भी कब्जा कर लेगा, बढ़ते चला जा रहा था। तो ऐसे में पता चलता है कि कैनेडी मदद के लिए तैयार हो गए और जो पैसिफिक में हुल्लुलुलु में जो इनका वहाँ जो जलबेड़ा था उसको तुरंत वहाँ भेज दिए बंगाल की खाड़ी में। हालांकि हम लोग को एक बात याद रखना होगा, जलबेड़ा की मांग नेहरू जी नहीं किए थे, जलबेड़ा की मांग गॉलब्रेथ जो कि अमेरिकी राजदूत थे वो किए थे, क्योंकि इनको भी लगने लगा था कि भारत पर अधिकार बहुत ज़्यादा वो चीन अपना विस्तार करते चला जाएगा, इसलिए बुला लिए ताकि ये समझ में आ जाए चीन को कि अमेरिका का केवल नैतिक समर्थन ही नहीं है भारत के साथ, बल्कि ज़रूरत पड़ेगा तो सैन्य मदद भी करने के लिए अमेरिका तैयार है। और साथ ही साथ जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे मैकमिलन, वो भी कहीं ना कहीं जो है भारत के सपोर्ट में आ चुके थे। अब ऐसा परिदृश्य बनने लगा था कि अमेरिका खुलकर अब लग रहा था कि सामने आ जाएगा और भारत की मदद भी करेगा। और चाइना इस चीज़ को अच्छा खासा तरीक़ा से समझ लिया, इसलिए पहले ही अपने ही मन से क्योंकि एक कमेटी जो भेजा गया था कैनेडी के द्वारा कि जो नेहरू जी की जो मांग है, 2 लेटर जो लिखे हैं, जो उनकी मांग है उसकी जांच के लिए कि कितना चाहिए उनको, वास्तविकता क्या है, इसकी जांच के लिए कमेटी भेज दिए थे, और जो 22 नवंबर को यहाँ पहुँचा था। लेकिन 22 नवंबर को कमेटी पहुँचने से पहले ही 20 नवंबर की रात अर्थात 21 नवंबर को वो युद्ध की समाप्ति घोषणा एक तरफा कर चुका था, क्योंकि अब उसको लगने वाला था कि पिटने वाले हैं। तो ऐसे में युद्ध की समाप्ति हो गई। हालांकि चाइना ये भी कहा कि 7 नवंबर 1962 को जो स्थिति थी उसी यथा स्थिति को बनाए रखेंगे और सेना वहाँ से 20-20 किलोमीटर पीछे जाएगी। युद्ध समाप्त हुआ। हालांकि इसमें हम पराजित हुए, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि इससे हम लोग कुछ सबक भी सीखे। ज़्यादा विश्वास तो ठीक है, लेकिन अंधविश्वास ठीक नहीं है। चाइना पर कुछ ज़्यादा ही हम लोग बिलीव कर लिए थे, ये बात स्पष्ट रूप से सामने आ गया। साथ ही साथ ये भी हम लोग देख लिए कि आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है। सैन्य बल को मजबूत बनाना है, मजबूत तो है लेकिन और ज़्यादा मजबूत बनाना है, उनको संसाधन देना है। हमारी सेना का जो ताकत है उसको और मजबूत बनाना है। उनका हिम्मत तो है ही, उनको संसाधन देना है। ये DRDO वगैरह जितने भी हैं इसको ज़्यादा डेवलप इसी समय से होने लगा, डेवलप किया जाने लगा। पृथ्वी जैसे मिसाइल का परीक्षण भी हम लोग अब शुरू कर दिए, क्योंकि हम लोग को आत्मनिर्भर बनना था। ये हमारे लिए एक सबक था कि हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। हम दूसरे देश से कभी भी मदद मांगेंगे, पता नहीं कब मिले ना मिले, इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये रहा। और आज हम आत्मनिर्भर हैं। आज यही कारण है कि चाइना हम पे आंख दिखा भी नहीं सकता है। अगर आंख दिखाएगा तो वो भी जानता है कि परिणाम क्या होगा। हालांकि चाइना को मारने का एक तरीका और भी हम लोग के पास, बस तरीका यही है, उसके सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो बाज़ार में बिक रहे हैं, जिसके हम सभी लोग आदी हो चुके हैं, उसको छोड़ना होगा। उसको आर्थिक रूप से अगर हम लोग कमज़ोर कर दें, देखिए अपने आप ही वो झुक जाएगा। क्योंकि आज हम लोग देखते हैं कि दीपावली आता है तो सारा जो भी लड़ियाँ वगैरह होती है सारा वो चाइना का ही बना होता है। यहाँ तक कि जो हमारे देवी देवता का मूर्ति होता है उसी चाइना का ही बनाया हुआ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो सस्ता में देता है। नहीं, हमें अब ये छोड़ना होगा और ये पराजय मानेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग देखें कि 1962 का पृष्ठभूमि देखें, क्यों हुआ, क्यों हमें पराजय मिला।